हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपका। तो वीडियो थोड़ा बनाने में थोड़ा लेट हो गई, इसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है जिसके वजह से थोड़ा टाइम लग जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम पार्ट 1 तो डिस्कस कर लिए थे, बट इस वीडियो के अंदर में हम पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुकी है। तो 2026 का जो जेएमआई का पेपर हुई थी, एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री का पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुकी है। तो इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाओ, देखो, अपना क्वेश्चन पेपर देखो और अपना आंसर की देखो कितना आपका स्कोर बन रहे हैं। जिस बच्चे के जितना भी स्कोर बन रहे हैं अपना कमेंट में बताओ, ठीक है। तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ, बच्चे कितना स्कोर बन रहे, क्या किस में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मैं पार्ट 1 के अंदर में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात किया है कि कितना स्कोर लाते हैं आप, तो सेफ जोन में है या सेफ जोन में नहीं है ना। तो जो पार्ट 1 नहीं देखे थे, एक बार कोशिश करोगे आप पार्ट 1 देखो, वहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो, बार बार कमेंट करते हो कितना का स्कोर होगा नहीं होगा, तो आप एक बार देख लो ना वीडियो पार्ट 1 के अंदर में। वीडियो को लास्ट में ही बताया, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम बताए हैं, तो वहां देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको 40 स्कोर बन रहे तो चांसेस ज्यादा है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा ऑर्गेनिक के अंदर में। अगर ऑर्गेनिक में ना हुआ तो इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, मटेरियल, वहां तो हो जाएगा ना, तो आप तो सेफ जोन में हो। तो ये ध्यान रखना है आपको। और बाकी ये जो लिस्ट निकलती है, तो पार्ट जो फर्स्ट लिस्ट जो निकलती है ना, तो वो फर्स्ट लिस्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं। तो सेकंड लिस्ट निकलती तो है, लेकिन जब सीट खाली होती तभी निकलती है, तो चांसेस बहुत कम होता, किसी किसी कैटेगरी में ही लिस्ट निकलती है ना। तो अब इस वीडियो के अंदर में हम फटाफट सोल्व करते हैं, कम टाइम में। हम 51 से लेके 100 सोल्व करेंगे, ओके। अब देखो 51 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एवं न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की बात किया है, तो इसका आंसर आपको देखना ये है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तुम देख लो, यहाँ पर क्या कंजुगेशन में बीजी है ना, तो कंजुगेशन वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो कम हो जाएगी। कुछ बीजी है किसके अंदर में, कंजुगेशन के अंदर में ही बीजी है। तो 2 ऑप्शन में देख लो, तो यहाँ पर भी वही है, रिंग के अंदर बीजी हो जाएगा। यहाँ पर एनसी आइसो साइनाइड लगा हुआ, तो -I लगाकर वो भी रिंग के अंदर लेके आया। फोर्थ ऑप्शन जो है, ये फोर्थ जो स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर के है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, कंजुगेशन नहीं हो रहे, तो फोर्थ सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपको किसमें, बी और सी में, तो ए और डी कैंसिल कर दो, तो फोर्थ सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आप देखो कौन सा आपका ऑप्शन कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखो उसके बाद आपको नॉर्मल 2 होगा, तो फोर्थ के बाद 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो 52 नंबर में क्या है, यहाँ पर आपको एनएमआर से क्वेश्चन पूछ रखा है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप का आइडिया है कि कहां पर कौन सा लाइक करती है फंक्शनल ग्रुप, उसकी प्रोटॉन एनएमआर में। तो यहाँ पर देखो C3H7NO आपको दे रखा है मोलिकुलर फॉर्मूला, और आपको डेल्टा पीपीएम दे रखा, मतलब केमिकल शिफ्ट दे रखा, उसका शेप दे रखा। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि 6.50 मतलब 5 से लेके 9 पीपीएम जो होता है वो किसका होता है, वो एमाइड का होता है। तो बस सिंपल, और ब्रॉड सिंगलेट भी होता है। तो एमाइड आपको देखना है कहां सा ऑप्शन में, देखो पहली ऑप्शन में एमाइड है, बस CONH2 एमाइड तो है ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो यहां से अगर बेसिक पता होगा ना तो आप आंसर कर दोगे। अब 53 नंबर देख लो। 53 नंबर क्या है, आपको एरोमेटिक कंपाउंड का डिक्रीज पूछ रहा है, वो भी नाइट्रेशन, रेट ऑफ नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन आपको बहुत बेसिक पता होना चाहिए। नाइट्रेशन के अंदर में होता क्या है, कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 जब हम हीट करते हैं तो NO2 निकल के आती है, NO2+, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये देखना है कि थायोफीन, बेंजीन और प्रिडीन और टॉलिन के बीच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है, तो ऑफ कोर्स आपको थायोपीन के अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर के मिलते हैं। यहाँ पर देखो थायोपीन है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, सल्फर है, लोन पर डेंसिटी, लोन पर जो रिंग के अंदर कंजुगेट करेगा, डेंसिटी बढ़ाएगा, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो 1 सबसे ज्यादा हो जाएगा, सिंपल। तो 1 सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये मिथाइल ग्रुप देने वाला है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, 1 के बाद 4 होगा। अब कौन सा है, 1 के बाद 4, यहां पर आप देख सकते हैं 53 का आपका सी सही करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब 54 नंबर देख लो। 54 नंबर में क्या है, द प्रोडक्ट बताना है आपको 1,3-ब्यूटाडाइन विथ ब्रोमीन एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पर देखो 1,3-ब्यूटाडाइन को पहले स्ट्रक्चर बनाओ, आपको आता है, बनाओ। मैंने बना दिया, सॉल्यूशन लेके आया हूं, देख लो, ठीक है, ताकि हम ज्यादा टाइम ना एक्सपेंड करें इस क्वेश्चन के ऊपर। पहले मैंने सॉल्यूशन लेकर आया हूं, ठीक है, तभी थोड़ा टाइम लग जाती है वीडियोस आने में, ओके। तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, 1,4-डाइब्रोमो 2-ब्यूटी। अब देखो 55 नंबर। 55 नंबर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पूछा है, ज्यूपिटर आयन से बात कर रहा है, बस कुछ नहीं, ठीक है। आपको पीआई निकालने आता है, pK + pK2/2, बस वही होता है। लाइसिन, पहला आपको लाइसिन क्या न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल किस पे लाइक करेगा, 6 पे, तो 6 कौन सा है, A का 2, सिंपल A का 2 यहीं पर आ रहा, ठीक है। और ये देखो B जो है ग्लूटामिक एसिड है, इसमें एसिड ज्यादा है,
तो एसिड ज्यादा होगा तो उसका पीआई जो वैल्यू कम हो जाएगी ना, 3.8 है, तो इसका मतलब बी जो होगा बी का 3 होगा, तो ए का 2 बी का 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 56 नंबर में क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है pyrimidine बेस के बारे में पूछा गया है। और pyrimidine बेस दैट प्रेजेंट इन ए डीएनए नॉट आरएनए। अब बताओ डीएनए और आरएनए में जो चेंज होता है वो क्या चेंज होता है, थायमिन और यूरासिल का। तो डीएनए में जो प्रेजेंट होता है थायमिन होता है और आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरासिल होता है। तो इसने बोला नॉट आरएनए ओनली डीएनए, तो डीएनए में थायमिन, इसका डी करेक्ट हो जाएगी। 57 नंबर क्वेश्चन देख लो। 57 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्योंकि इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, हल्का सा आप दिमाग लगाते हो तो आंसर कर दोगे। जैसे आपको 1 कंपाउंड दे रखा है, 2 कंपाउंड दे रखा, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या है ना, दोनों जो वर्टिकल है, ऊपर एल्डिहाइड नीचे अल्कोहल है, दोनों अपोजिट कर दिया है। तो 2 अपोजिट है 1 से, तो क्या करो ना 2 को हमने रोटेट कर दिया है, 2 को रोटेट कर दें तो आपको 1 की तरह देखने को मिल रहा है कि नहीं है। 1 का देखो इस तरह, आप यहां देखो 1 इधर है और इधर 2 है, ओके। तो यहां पर पता लग गया है जब हम 2 को रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद आपको वर्टिकल लाइन एकदम सेम हो जाएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप पे होना चाहिए अल्डिहाइड, ठीक है। तो अल्डिहाइड टॉप पे हो जाएगा, अल्कोहल नीचे होता है। बेसिकली आपको पता है फिशर के अंदर में यही होता है ना। अब यहां पर देखो आगे लेफ्ट राइट सब्स्टिट्यूएंट्स, तो देखो कनेक्टिविटी पहले चेक करो। कनेक्टिविटी जो होता है पहला कार्बन का देख लो, पहला कार्बन जो अटैच है अल्डिहाइड से OH से H से, यहां पर देखो पहला कार्बन अल्डिहाइड HCl, ले कनेक्टिविटी ही डिफरेंट है। तो हम उसके बाद हम चेक क्या करेंगे, कुछ नहीं चेक करेंगे, ना हमको चेक करना है एनेंशियोमर, ना आइडेंटिकल, ना हमको डायस्टोमर चेक करना है। जब कनेक्टिविटी डिफरेंट हो तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अब 58 नंबर में क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको रिएक्शन दे रखा है बेंजीन के ऊपर अल्कोहल और एल्डिहाइड। अब एक बेंजीन के ऊपर में एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है। अल्कोहल क्या करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एल्डिहाइड क्या करता है, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब भी आपको एरोमेटिक रिंग के अंदर में आपको ये देखने को मिलता है, दो एक्टिवेटिंग डी एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगे होते हैं, तो वहां पर रिंग के अंदर में जो प्रीडोमिनेंट होता है, फेवर होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का होता है। तो उस हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा रिंग के अंदर में, तो क्या होगा, एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को। तो अब यहां पर क्या लगा हुआ रिएजेंट के अंदर में Br2 FeBr3, FeBr3 लेविस एसिड है, Br2 है। तो यहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी रिंग के अंदर, वहां पर Br लग जाएगा, बस कहानी खत्म, यहीं पर है। तो देखो अल्कोहल है, डोनेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेट करा ऑर्थो पैरा, ये दोनों पे लगने वाले हैं बस। अब ऑर्थो पे लगाएंगे ना, तो ऑर्थो केस में क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में स्टेरिक हिंडर बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो वहां Br नहीं लगेगा, क्योंकि Br पहले से साइज बड़ा है ना, तो नहीं लगेगा। तो कहां पे लगेगा, पैरा के पर लगेगा। तो इसका ऑप्शन आप देख लेना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Br आपको पैरा पे ही है ना। अब 59 नंबर में जो है आपको पता नंबर ऑफ एनंशियोमर कैम्फर। देखो कैम्फर जो होते हैं, यहाँ पर देखो कैरल चेक करो, 1 और 4 में 2 कैरल है, ठीक है, C1 और C4। अगर स्टीरियो आइसोमर पूछता तो 2 का पावर n के हिसाब से 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर एनंशियोमर पूछा है तो एनंशियोमर पेयर एक ही होता है, एक डेक्स्ट्रो होता है, एक लेबो होता है, बस इसका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अब 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है, रिलेशन बताना है x y z, 3 आपको दे रखा है, आप देख सकते हो 3 दे रखा है ना। अब देखो x और y में देखोगे तो चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। x और y में देखो ना, यहाँ पर शिफ्ट करोगे O माइनस आ जाएगा, रेजोनेंस है। लेकिन z में देखोगे तो रेजोनेंस नहीं है, टॉटोमर है। टॉटोमर में क्या होता है, एटम सर्कुलेट होता है और टॉटोमर में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हम करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी 60 का। अब 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्टिकली एक्टिविटी से क्वेश्चन है, बस बेसिक। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सारे ऑप्शन को रीड करो। पहला ऑप्शन जो है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल शुड हैव द लिस्ट 1 कार्बन। देखो 1 कार्बन में तो होता है, लेकिन और भी चीजें आती है ऑप्टिकली एक्टिव के लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन में देखो तो ए मॉलिक्यूल पोजेसिंग अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव, भी मुश्किल है। सी ऑप्शन में ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग जस्ट 1 कायरल सेंटर इज ऑलवेज, हाँ एक कायरल सेंटर होगा तो वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 और 2 या 2 से ज्यादा अगर कायरल होता तो मेसो हो जाता ना। तो ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगी 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। स्ट्रक्चर आपको डी गैलेक्टोज का दे रखा है, आपको पूछ रखा है एल गैलेक्टोज कौन सा ऑप्शन में होंगे। अब देखो डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। देखो अगर नीचे से सेकंड कार्बन का OH अगर राइट में है तो डी हो गया, लेफ्ट में है तो एल हो गया, बस खत्म। ऑप्शन देख लो ना, यहां पर राइट में है, राइट में है, राइट में सब डी है, ये लेफ्ट में है तो ये एल हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी बस।
अब 63 नंबर में क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 ऑल है। अब देखो बेसिक सिंपल सा चीजें हैं, क्या करना है इसमें, कुछ करना है आपको बताओ, कुछ नहीं करना है। हमने स्ट्रक्चर जो दे रखा है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब ये कायरल है, बाकी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो 1 1 2 होता है, और टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n होता है, तो 2 का पावर 2 4, इसका ऑप्शन कौन, डी करेक्ट हो जाएगी बस। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एसिडिटी के बारे में पूछा है। एसिडिटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसिडिटी के बारे में, ये नया नया क्वेश्चन है, ये एसिडिटी के बारे में पूछा। अब एसिडिटी क्या होता है, जो H प्लस निकले और उसके बाद जो बनता है कंजुगेट बेस वो स्टेबल होना चाहिए बस। अब देखो फर्स्ट में क्या है, अब H प्लस यहां से निकलता है, जैसे ही H प्लस यहां से निकलेगा तो प्रिडीन बन जाएगा, ठीक है, स्टेबल है, नॉर्मल है। देखो सेकंड में क्या है, जैसे ही निकलेगा H प्लस वो आपको क्या बन जाएगा, पायरोल, एरोमेटिक है, स्टेबल है, तो 2 सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब यहां पर मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल जब H निकलेगा तो मिथाइल देने वाला पार्ट है, डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो वो उसके कंजुगेट बेस को क्या करेगा, जो देता है कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है, खींचने वाला स्टेबलाइज करता है, तो 3 तो सबसे कम हो जाएगा ना, 3 तो बहुत कम हो जाएगा, है ना। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ अगर हम निकालते हैं एसिड H प्लस निकालेंगे तो कंजुगेट अगर स्टेबल है तो स्टेबल तो है, H से स्टेबल है, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल है, तो यहां पर देखा जाए 2 सबसे ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आपको नॉर्मल प्रिडीन हो जाती है 1, ठीक है, तो 2 1 कौन सा ऑप्शन है आपको पहला है। लेकिन यहां पर एक चीज तो देखने की कोशिश करो, यहां पर 3 ऑप्शन ज्यादा दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 3 सबसे कम हो जाएगा, कि प्रिडीन के ऊपर मिथाइल लगा दिया जिसकी वजह से उसको डीस्टेबलाइज करे कंजुगेट बेस को, तो वहां पर एसिड निकलना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से जो आएगा आंसर वो ये आना चाहिए, लेकिन आंसर तो हमको देख रहा है जो हिसाब से मैच कर रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, तो कोई ऑप्शन है भी नहीं ऐसा, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। बट यहाँ थोड़ा सा ये इस पे हमको डाउट आ रहा है कि ये 4 पहले आना चाहिए बाद में 3 आना चाहिए, तो इसका आपका जो आंसर की जो बनता है ऑफिशियली जीएमआई का वो क्या देता है वो उससे हम डिसाइड कर लेंगे। ओके, अगर गलत होगा तो सबको मिल जाएगी नंबर, अगर गलत नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो मेरे अभी फिलहाल के लिए मैं ए लगाता हूं, बट आंसर की एक बार फाइनल देख लेना कि 64 का जीएमआई आंसर की क्या देता है। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन मिथाइलेशन पे है। अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, सिंपल, ये मिथाइलेशन करेगा, मिथाइल के ऊपर अटैक कर देगा, आईडी निकल जाएगा, और ये सिंपली आप यहाँ पर आर लगाता हूं, यहाँ पर NMe3+ बन जाता है ना। अब इसको आयोडीन आके काउंटर आयन बैलेंस कर देता है, दैट्स इट। अब सेकंड में क्या है, Ag2 और मॉइस्चर है, तो जब भी Ag2 मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और आयोडीन जो सिस्टम में है तो आपको पीपीटी मतलब AgI बन जाता है, येलो पीपीटी, और OH बनता है जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, वो भी हॉफमैन एलिमिनेशन है इसके अंदर में। हॉफमैन एलिमिनेशन से बिट्टा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है, बिट्टा कार्बन जो है उस पर हाइड्रोजन अटैच है, उसको ये जो बेस है OH वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो एलिमिनेशन होगा, जब एलिमिनेशन बनेगा तो ट्रांस बन जाती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। ओके, 66 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपको 2R2 ब्रोमो ऑक्टेन ट्रीटमेंट कर रहा है एक्वस के साथ, सिंपल यहां पर देखो एक्वस के साथ ट्रीटमेंट करवा रहा है यहां पर, है ना, और आपको दे रहा है 2 ऑक्टेनॉल। अब यहां पर देखो सिंपल मैंने बना दिया, ये आर है, इसको कॉन्फ़िगरेशन करके देखो खुद से, ये आर ही आएगा। और यहाँ पर एक्वस केओएच जो होता है वो SN2 काम करता है, एक एक्वस होता है एक अल्कोहलिक होता है, अल्कोहलिक हमेशा एलिमिनेशन होता है, और एक्वस जो होता है वो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काम करती है। यहाँ पर SN2 काम कर, SN2 क्या करता है, वॉल्टन करता है, उल्टा करता है, इन्वर्जन करता है। तो यहाँ पर आर है तो यहाँ पर एस आएगा, तो ऊपर से Br है तो नीचे से अटैक करेगा तो डैश हो जाएगा ना OH, तो बस कौन सा होगा ऑप्टिकली, हाँ SN2 ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, ध्यान रखना। तो पहला तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपको एस एक्टिविटी है ना, तो ऑप्शन का सी करेक्ट हो जाएगी। ओके, 67 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैनिजारो का रिएक्शन का क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है यहाँ पर ऑक्सीजन का आइसोटोप दे दिया है बस। देखो जब भी कैनिजारो रिएक्शन करते हैं, अब क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, उसमें क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, अगर पानी ना दिया हो तो एसिड ना बनेगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पर पानी नहीं दिया है तो सॉल्ट बनेगा सोडियम के साथ, तो एक सॉल्ट बनेगा एक अल्कोहल बनेगा। तो देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट जो कार्बन बनने के आया हूँ, यहाँ पर देख लो अच्छे से, जो यहाँ पर फर्स्ट जो बना है वो हमारा, एक मिनट अच्छे से मैं दिखा दूं आपको, जो बना है हमारा वो सॉल्ट बना है, और जो आइसोटोप आएगा वो सॉल्ट पे ही आएगा, अल्कोहल पे नहीं आएगा। यहाँ पर देख लो मैंने करके दिया, आप एक बार देख लो, है ना, ठीक है, और दूसरा अल्कोहल बनेगा, तो बस यही ध्यान रखना है। तो कहां पर सॉल्ट बन रहा है, एक लास्ट ऑप्शन में बन रहा है, तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। अब 68 नंबर में देखो, 68 नंबर में क्वेश्चंस क्या है, इसमें बता रहा था वैल्यू ऑफ एन निकालना है द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। अब देखो ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, आप अच्छे से स्ट्रक्चर देखो,
यहाँ पर बच्चे बहुत सारे गलती करेंगे, मुझे पता है गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं, बच्चे कॉन्सेप्ट लगाएंगे ही नहीं, मुझे पता है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, क्या है यहाँ पर आपको n निकालना है, और n निकालने के लिए आपको हकल क्या बोलता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड काउंट करो, कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 पाई बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट करके कितना होगा, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएंगे। 3 पुट करके तो क्या हो जाएंगे, 4 3 12 2 14 हो जाएंगे। 4 पुट करके क्या करेंगे, 4 4 16 2 18। ले n की वैल्यू हम n की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर रहे हैं तो 4 4 16 और 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हमारा मैच ही नहीं कर रहा, क्या करें। तो देखो सबसे पहले बात, पेरिफेरल, आपने सुना पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स, इस केस के अंदर में पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करते हैं। समझ में आ रहा, पेरिफेरल पाई बॉन्ड को ही काउंट करते हैं। जो आपको बाउंड्री के ऊपर पाई बॉन्ड है ना, उसी को काउंट करते हैं। तो ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड है, जो मैंने रिरेज कर रहा हूं ना, ये पाई बॉन्ड को हम काउंट ही नहीं करते, इसको नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि रिंग के बीच में जो है उसको पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, पेरिफेरल पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो अब बताओ 8 आ रहे थे तो अब कितने हो जाएंगे, एक माइनस की तो 7 पाई बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाएगा, आ जाएगा। n3 पुट करेंगे तो 4 3 12 2 14, तो n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन कौन सा है, ए करेक्ट हो जाएगी। यही ध्यान रखना था और कुछ नहीं। अब 69 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, 69 नंबर में बीच ऑफ द फॉलोइंग ए कैरल, बेसिक अमीनो एसिड के अंदर में ए कैरल एक ही तो होता है, वो ग्लाइसिन होता है, बस सी ऑप्शन करेक्ट। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ द, किसको ब्रेकडाउन करते हैं, हमेशा ब्रेकडाउन करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी का, बस प्राइमरी को वैसे ही रहता, प्राइमरी को नहीं करते, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का हम ब्रेकडाउन करते हैं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब 71 नंबर क्वेश्चन देख लो। 71 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी रिपीट ही है, लेकिन ये 25 में नहीं आकर 23 या 24 में आया था, आई गेस, मुझे ध्यान में आ रहा है कि मैंने इसको पीवाईक्यू कराया था। इसमें क्या है, आपको बताना है कि बेंजीन से आपको इस तरह कंपाउंड बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख लो एक बार, यार एक मिनट रुक जा यार, हाँ ये वाला कंपाउंड बन रहे हैं। ओके, तो यहां से आपको पता लग रहा है कौन सा कंपाउंड आपको मिलने वाला है ना। तो देखो पहला क्या करना, मैं आपको सॉल्यूशन लेके आया हूं। पहला क्या होता है, पहला एसाइलेशन होते हैं, फिर उसके बाद एसाइलेशन करने के बाद आपको सी डबल बॉन्ड ओ लग जाता है। यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर लेके आओ लग जाता है। अब जब एसाइलेशन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो मेटा पे ही अल्काइलेशन लगेगा, पैरा ऑर्थो पर नहीं, क्योंकि खींचने वाला है तो डीएक्टिवेट कर दिया ना ऑर्थो पैरा को, तो एक्टिवेट कौन हो गया, मेटा। तो मेटा पे ही अल्काइलेशन होगा, तो मेटा पे अल्काइलेशन, उसके बाद रिडक्शन होता है, तभी सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपको यहां पर बी करेक्ट हो जाएगी। पहले एसाइलेशन, अल्काइलेशन, फिर रिडक्शन। ओके, 71 का आपका कितना हो जाएगा, 71 का बी करेक्ट हो जाएगी। अब 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्या है क्वेश्चन में, आपको ऑप्टिकली एक्टिव के बताना है। अब ये चार आपको कंपाउंड दे रखे हैं, 1 2 3 4 दे रखे हैं, देख लो आप अच्छे से इसको देखो, कोशिश करो। अब यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो फर्स्ट में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ इसमें नहीं होगा, ना इसमें पीओएस है ना सीओएस है, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फोर्थ का डी, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, फोर्थ करेक्ट हो जाएगी, 72 का डी करेक्ट हो जाएगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, CH3 माइनस है यार, इसको शेप बताना है, बस क्या हो सकता है, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल, बस इससे आगे क्या हो सकता है, खत्म। 74 नंबर क्वेश्चन देख लो, 74 नंबर क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर दिया इसने, किसकी बात करें, करेक्ट रिएक्टिविटी की बात किया है और किसी की बात नहीं किया है, वो भी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, बस। अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, अब इस पर अटैक कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के होंगे उसके पास ना। अब 5 मेंबर रिंग के पास क्या होता है, पाई बॉन्ड का एक्सेशन ज्यादा होता है, कंजुगेशन ज्यादा होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ खींचेगा, बस। तो बस ध्यान रखना, 6 मेंबर लास्ट में, 5 मेंबर ज्यादा। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब पायरोल और फ्यूरॉन, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको चेक करना होगा। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजुगेशन में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो अपना लोन पेयर होगा कंजुगेशन में जाएगा, उसका डेंसिटी बढ़ाएगा, खींचेगा अपनी तरफ। ज्यादा क्या होगा, पायरोल सबसे ज्यादा होगा, पायरोल सबसे ज्यादा होगा। मैंने स्ट्रक्चर पहले लेके आया हूं, अब एक बार देख लो। उसके बाद फ्यूरॉन आएगा। थाइफिन केस में क्या पता क्या होगा, बच्चे थाइफिन भी लगाने को, थाइफिन केस में क्या होगा, थाइफिन 3p ऑर्बिटल है, कार्बन 2p, ओवरलैपिंग बढ़िया नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पीछे चला जाता है। तो ऑप्शन जो होगा, जो करेक्ट होगा, पायरोल सबसे ज्यादा होगा। मैं देख रहा हूं यहां पर एक बार, पायरोल सबसे ज्यादा होगा, एक मिनट रुक जाओ यार, पायरोल सबसे ज्यादा होगा, फ्यूरान, थाइफिन, उसके बाद प्रिडीन और बेंजीन में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। प्रिडीन के ऊपर नाइट्रोजन से लगे होते हैं, बेंजीन के ऊपर कुछ नहीं होता। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिविटी होता है, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो डेंसिटी कहीं ना कहीं क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है आपकी बात, डिक्रीज करेगा। तो उस हिसाब से आपको जो आंसर होगा वो डी नहीं होगा, बेंजीन पहले आ जाए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखना है ना, क्योंकि नाइट्रोजन, प्रिडीन के ऊपर नाइट्रोजन है, वो खींचेगा, डेंसिटी डिक्रीज कर देगी, बेंजीन नॉर्मल है, ठीक है ना, सी करेक्ट हो जाएगी। 75 नंबर क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है। बस ध्यान ये रखना है कि ये कार्बोनिल ज्यादा एक्टिव होगा कि ये कार्बोनिल। देखो जो बेंजीन से अटैच, जो बेंजीन के बाजू में अटैच है कार्बोनिल, वो अब प्लस एम से उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देगी। उसके बाद जो CH3 से अटैच है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, तो वहीं पर अटैक करेगा मिथाइल। ओके, तो उस हिसाब से आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखो। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है SOCl2, SOCl2 मतलब थाइनाल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है। यहाँ पर SNI मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें प्रिडीन एब्सेंट है, इसलिए SNI मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए यहाँ पर रिटेंशन करता है, जहां पर OH, जहां पर लिविंग ग्रुप जो निकलेगा वहीं पे Cl आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। बस अब 77 नंबर क्वेश्चन देखो। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1, बस SN1 कौन सा ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल है, विनाइल क्लोराइड, पहले मैंने लिख रखा हूं विनाइल है पहला। क्या क्लोरीन निकालने के बाद कार्बोकैटायन स्टेबल है, नहीं, तो रिएक्टिविटी कहां हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। अब ये देखो, यहां से सीरा को निकालेंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे, क्या स्टेबल है, ये भाई क्या अलाइन है, स्टेबल है, रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, ये फास्ट हो जाएगा। अब देखो इथाइल क्लोराइड निकालेगा, स्टेबल है कार्बोकैटायन, उतना स्टेबल नहीं है लेकिन उतना नहीं है। ये देखो क्लोरोबेंजीन, ये डबल बॉन्ड पाई कैरेक्टर है भाई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्लोरोबेंजीन के अंदर में भाई, लोन पेयर कोलिन सिस्टम में जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आएगा, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, अलाइल क्लोराइड, रिएक्टिविटी फास्ट, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल है अलाइल की वजह से। अब 78 नंबर है, मेलोनिक ईस्टर सिंथेसिस में टिपिकली जो यूज प्रिपेयर करते हैं वो सिंपली क्या होता है, एसिड से तो करते हैं ना, बस सिंपल आप यहाँ पर देख लो एसिड कौन सा है भाई, सब्स्टिट्यूटेड जो एसिड है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगी। अब 79 नंबर क्वेश्चन देख लो। 79 नंबर जो है नोवेंजल कंडेंसेशन से है। तो आपको पता है कि नोवेंजल कंडेंसेशन के अंदर में क्या होता है, अगर आपको इतना पता है तो आप कर लोगे ना। नोवेंजल कंडेंसेशन के अंदर में अल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, और साथ साथ हम क्या लेते हैं, मेलोनिक ईस्टर लेते हैं, ये होता है। तो इसमें जो मेलोनिक ईस्टर में जो मिथिलीन होता है, यही तो मेन होता है, एक्टिव मिथिलीन। तो बेसिक क्या है इसके अंदर में, अल्डिहाइड कीटोन के साथ जो कंपाउंड होता है वो एक्टिव मिथिलीन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी 79 का। अब 80 नंबर क्वेश्चन देख लो। 80 नंबर क्वेश्चन में बेसिक देखो, समझने की कोशिश करो। 80 नंबर जो क्वेश्चन है ब्रदर, वो 80 नंबर क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोमेटिक पूछा और एंटी एरोमेटिक पूछा। बस आप देख लो ना, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ देखो, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये 3 एरोमेटिक हो गया, है ना। अब ये यहाँ पर देखो, ये साइक्लोब्यूटेन वाला, साइक्लोब्यूटेन जो है 2 ब्यूटेन, ये 3 है, तो एंटी एरोमेटिक है, तो 3 आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। बस आप कुछ बोलेंगे जो बीच में जो बेंजीन है क्या वो होगा, देखो वो बीच में जो बेंजीन है ना, वो कंजुगेशन में है ही नहीं, वो सिंपल क्या है, साइक्लोहेक्साट्राईन के फॉर्म में है, तो वो कंजुगेशन में जब होगा तो एरोमेटिक नहीं होगा। तो बेसिकली जो एरोमेटिक जो होगा साइड साइड वाला ही होगा, ठीक है। तो 3-3 का बनेगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब 81 नंबर क्वेश्चन है, द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 है सिंथेसिस ऑफ फ्लोरोसिन। देखो फ्लोरोसिन जब सिंथेसिस करते हैं तो थाइलिक एनहाइड्राइड को हम रिसोर्सिनॉल से यूज करते हैं, इसमें शायद 2 मोल होता है रिसोर्सिनॉल, आई थिंक 2 मोल होता है। तो थाइलिक एनहाइड्राइड को हम रिसोर्सिनॉल से हम यूज करते हैं, तो आपको कॉन्क H2SO4 में, तो यहाँ पे जो वर्क करता है ना कॉन्क H2SO4, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। अब देखो 82 नंबर क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या है ना कि किसमें नहीं जाएगा एजो मतलब जो भी एजो कपलिंग रिएक्शन किसमें नहीं जाएगा। देखो
जिस सिस्टम के ऊपर डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा उसमें चला जाता है रिएक्शन, जिसके ऊपर डोनेटिंग ग्रुप ना लग करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वो नहीं जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक से। मतलब बेसिक यही होता है कि ये जो कपलिंग होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ही चलता है, तो जो डोनेटिंग ग्रुप होंगे ना उस पे ही काम करेगा। तो एनिलीन जो होता है डोनेटिंग ग्रुप है NH2, एनिसोल में मिथॉक्सी लगा होता है बेंजीन वो भी डोनेटिंग ग्रुप है तो ये भी चलेगा, फिनॉल में OH डोनेटिंग ग्रुप है चलेगा। डी ऑप्शन में जो है नाइट्रोबेंजीन में ये खींचने वाला है, इसमें नहीं चलेगा, तो इसका ऑप्शन आपको जो होगा डी करेक्ट हो जाएगी। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखो, 83 नंबर क्वेश्चन में पहले सॉल्यूशन लेके आया हूं, आप अच्छे से देख लो। 83 नंबर क्वेश्चन में कौन H2SO4 है, अब H प्लस है, H2SO4 H प्लस देगा ना, वाटर निकल जाए, कार्बोकैटायन बनेगा ना, सिंपल यहाँ पर देख लो कार्बोकैटायन ही तो बन रहा है ना, या कार्बोकैटायन बन रहा है। अब उसके बाद इवन एलिमिनेशन हो जाता है, बस सिंपल, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा है जिसकी वजह से इवन एलिमिनेशन होता है। अगर प्राइमरी होता है ना कार्बोकैटायन तो यहाँ पर इवन ना होके इथर बन जाता, तो ऑप्शन भी दे रखा था सी, लेकिन यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन की वजह से एस्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इवन एलिमिनेशन होगा। और इस कंपाउंड को आप क्या नाम दोगे, क्या दोगे, यही दोगे ना 2 मिथाइल प्रोपीन, बस 83 का ए करेक्ट हो जाएगी। अब 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट ए क्रोमोफोर। देखो क्रोमोफोर जिसमें देता है ना वो अनसैचुरेशन में देता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में देता है, बस ये जो डबल बॉन्ड होता है तो यहां पर क्रोमोफोर आपको देने की कोशिश करेगा। एक मिनट यार, पेन तो मुझे दिखता ही नहीं है, हाँ देखो इसमें शो करेगा, ठीक है। हाइड्रोक्सिल सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें नहीं होगा, इसमें हाँ इसमें शो करेगा, इसमें शो करेगा। क्वेश्चन वो नोट, तो नोट किस में नहीं करेगा, बी में नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब 85 नंबर क्वेश्चन देखो, 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल है, परमानेंट डायपोल मोमेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, प्लॉट दिखाना है। इसका बेसिक ये फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर प्लॉट निकाल दो, क्या प्लॉट निकल के आएगी, जो आपका स्लोप आएगा ये आएगा, मतलब बेसिकली जो आएगा प्लॉट वो y pm के बराबर और x जो होगा 1/t, तो बेसिकली इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन ये रिपीट क्वेश्चन है, ये पिछले बार भी आई थी क्वेश्चन, तो मुझे याद है, तो इसका ऑप्शन सिंपल आपका डी करेक्ट हो जाएगी। ज्यादा मैं करूंगा, यहाँ पर आप सोल्यूशन एक बार देख लो, है ना, सोल्यूशन लेके आया हूँ कैसे होगा अरहेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन देख लो, इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, सिंपल यहाँ पर देख लो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का है, डेल्टा जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एच, उसको ड्राइव करोगे तो आपको सिंपल चेंज आ जाता है, किसमें चेंज आ जाता है, गिब्स एनर्जी और टेम्परेचर में चेंज आ जाती है, तो बस इसका प्रेशर कांस्टेंट पे, इसका ऑप्शन आपको कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी बस। अब 88 नंबर क्वेश्चन देख लो, 88 नंबर क्वेश्चन जो है वो किससे क्वेश्चन है, क्वांटम केमिस्ट्री से है, और वो भी आपका एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन है, 1D का है, ठीक है। तो बेसिक आपको पता है 1D का फॉर्मूला क्या होता है, En इक्वल टू n स्क्वायर h पर atm स्क्वायर। यहाँ पर आपको ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है कॉन्फाइंड वन डायमेंशनल बॉक्स वन लेंथ क्या होगा, इसकी बेसिक इसका एनर्जी निकालो तो क्या निकलेगी, आएगी एनर्जी। तो सारे कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ, n ग्राउंड स्टेट 1 होता है ना, और लेंथ आपको दे रखा 1 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, समझ में आ गई आपकी बातें। ओके, अब वहां से आपको ये समझना है एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, मास इलेक्ट्रॉन का मास होता है, सारे वैल्यू पुट करोगे तो जूल में आएगा, जूल को कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 37.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिलेगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब 89 नंबर रिपीट ही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं, इसमें रिपीट क्वेश्चन है। अब 90 नंबर भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, मुझे याद रहता है, मैंने 1 साल से मुझे याद है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी रिपीट है, सिंपल डायग्राम के क्वेश्चंस है ना, इस मतलब सिंगलेट ट्रिपलेट के ऊपर। तो जब भी हम सिंगलेट से S1 में जाते हैं और उसी से डाउन होता है, मतलब क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में आती है, तो क्या होता है, फ्लोरोसेंस होता है, और जब ट्रिपलेट से सिंगलेट में आता है तो फास्फोरेसेंस होता है, बस इसका फ्लोरोसेंस हो जाए, क्योंकि वही तो बोला S1 S0 से S1 में जा रहा, वापस फिर S0 में ही तो आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, वही ना फ्लोरोसेंस होगा, इसका ऑप्शन 90 के ए करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देख लो, द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑसिलेटर, मतलब यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वेश्चंस है, तो बेसिक इसका फॉर्मूला यही होता है, इसकी एनर्जी का En इक्वल टू n प्लस 1/2 h इंटू न्यू होता है ना। अब यहाँ पर n 0 बोल रखा है, यहाँ पर देखो n जो है वहां पर 0 है, तो जब 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, बताओ क्या आएगी, 0 पुट करो तो 1/2 h न्यू तो आएगा ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 91 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 92 नंबर क्वेश्चन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे को पता होगा, ग्लूकोज NaCl, ग्लूकोज नन इलेक्ट्रोलाइट है, 1 होता है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, आयनाइज 2 होंगे, 1 2 होगा, कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी।
93 नंबर क्वेश्चन, ये भी रिपीट है, ले भाई ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। 94 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन यहां पर ना थोड़ा सा ना जेएमआई वाले ना डेटा को चेंज कर दिया है, और बहुत बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आ रखा है 2025 में, जैसे मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि बच्चे को थोड़ा रियलाइज करवा दूं कि यहां पर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 2025 से सोच के गए होंगे ना, तो इसका आप डी लगा के जरूर आए होंगे, पक्का डी लगा के आए होंगे। जो बच्चा थोड़ा तेज है, सातिर है ना, वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा और समझ में आ गया, थोड़ा सा चेंज किया जेएमआई ने। पता है पिछले बार जो था यहाँ पर 4 नहीं था, यहाँ पर 27 था, और यहाँ पर जो था 1/4 था, बट यहाँ पर चेंज क्या कर दिया है, 4 की जगह 27 की जगह 4 कर दिया है, और 1/3 1/4 की जगह 1/3 कर दिया, बस यहाँ पर देखो। तो इसका ऑप्शन डी ना होकर इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना था, मैंने सोल्यूशन लेके आया, सोल्यूशन पे पॉज करके देख लो। ओके, हाँ 95 नंबर क्वेश्चन रिपीट है, सोल्यूशन क्वेश्चन है, तो ये सिंपल, इसमें कोई चेंज नहीं है, जो का त्यों है, एकदम सेम टू सेम एज इट इज है ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। अरे तो इजी तो है ना यार, न भी आपको आता है, अगर आप भी नहीं भी किए हैं तो आपको बेसिक है, सोल्यूशन पता है, आपको पता होना चाहिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम होता है, मोलैलिटी निकालना तो आपको आता है, 12th का चीज है ना ये सब, मैंने सोल्यूशन लेके भी आया हूँ। 96 नंबर क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, फैक्टोरियल क्वेश्चन है, बस ये n फैक्टोरियल का फॉर्मूला निकालने का यही होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल होता है। अगर आपको ना भी याद होता ये फॉर्मूला अगर आपको ना भी याद होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सारे वैल्यू पुट कर देते ना, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम तो जाता है भाई, कितना सबको पुट करो तो टाइम जाएगा, तो थोड़ा छोड़ ही दो। फिर अगर आपके पास थोड़ा फास्ट है, आपका क्वेश्चन तो आपका फास्ट है तो कर सकते हो, है ना। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगी, सिंपल। ओके, अब 97 नंबर क्वेश्चन, ये बेसिक यार कंप्यूटर क्वेश्चन है, ये बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि इनपुट और आउटपुट पूछा है, तो इस ऑप्शन में इनपुट कौन नहीं है, आउटपुट क्या होता है, मॉनिटर तो आउटपुट होता है ना। कंप्यूटर में क्या होता है, जॉयस्टिक गेम का होता है वो तो इनपुट होता है, कीबोर्ड भी इनपुट होता है, माइक्रोफोन भी इनबिल्ट इनपुट होता है, मॉनिटर जो होता है बाहर होते हैं, है ना, वो डेटा दिखाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन, ये भी रिपीट है, आपको पता होना चाहिए, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट ही है, 2025 में आ रखा है। ये आपका क्वेश्चन है फेज इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम, क्या होता है इसका ऑप्शन बताओ आप, है ना। 2 कर्व होते हैं और 1 यूटेक्टिक पॉइंट होते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 98 का। आप देखो 99 का आपका बेसिक फी क्वेश्चन, वहीं से 1-2 क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्वांटम से ना 1-2 क्वेश्चन पूछते, वो बहुत इजी से पूछते, ज्यादा नहीं, कभी एनर्जी पूछ देते हैं, 1D का एनर्जी पूछ देते हैं, ग्राउंड स्टेट, बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हार्ड पूछते। अब यहाँ पे देखो पूछेगा श्रोडिंगर इक्वेशन से पूछ रखा है, वो भी पार्टिकल बॉक्स का, बेसिक यही फॉर्मूला तो होता है, साइज इक्वल 2/n पाई x/l होता है, l की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बस, है ना। अब 100 नंबर क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बहुत ही, ये भी रिपीट ही है यार, ये भी रिपीट आ रखे हैं, शायद 2025 में ना रखा हो, 25 में नहीं आ रखा हो, 24 या 23 में आ रखा है, मुझे याद है। तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन आयनिक कंडक्टर एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयंस है। तो बेसिक यही होता है, फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयन, फॉर्मूला क्या होता है, आयनिक कंडक्टर अपॉन 1 फैराडे होता है, मतलब 96,500 कूलम बस। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगी, सिंपल। ओके, तो आई होप आपको वीडियो से काफी कुछ समझ में आ गया होगा, और जो बच्चे बोल रहे थे कितना स्कोर आ नहीं रहा, आ रहा है, तो एक बार आप ये 100 तक एक बार मिला के देखो, पार्ट 2 तो अब आ ही गया, अब एक बार 100 मिला करके देखो, जहां तक 50 से किए थे ना, बाकी 51 से लेकर 100 मिला के देखो क्या आपका स्कोर बन रहा है, फिर बताना आपको। ओके, तो जो मैक्सिमम जो मैंने क्वेश्चन बताया है, मैक्सिमम क्वेश्चन सही है, आंसर की एकदम करेक्ट, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ मैंने आपको बताया भी था, एक क्वेश्चन जो था मिस्टेक लग रहा था, बस वही है। तो जो जितने भी हम जिस बच्चे को जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अगर आपको इसमें स्कोर नहीं बन रहा तो आप मेहनत करो, और एएमयू आपको पेपर होने वाले हैं जून के अंदर में, वहां पे अच्छे तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो। अगर एएमयू जामिया में नहीं मिल पाता, एएमयू फोकस करो ना, अनलाइटेड में फोकस करना है एएमयू के लिए, और वहां पर आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में आप एडमिशन लो एमएससी केमिस्ट्री के अंदर में। और जिस बच्चे को इसमें चांसेस 40 स्कोर बन रहे, 45 बन रहे, उसकी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसका एडमिशन हो जाएगी। तो चलो फिलहाल अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।